हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा 2021 की मच अवेटेड फिल्म द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट को, जो कि ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 1981 में। हम एक घर को देखते हैं जिसमें चीज़ें बिखरी पड़ी थी। एड और लॉरेन वहाँ पर एक 8 साल के बच्चे का एग्जॉर्सिज्म करने आए थे, जिसका नाम था डेविड ग्लैडज़ेल। उसके पापा का नाम था कार्ल ग्लैडज़ेल। उसकी माँ भी वहीं पर थी और उसकी बहन डेबी और उसका बॉयफ्रेंड आर्ने। ये सब मिलकर प्रे कर रहे थे। वहाँ पर एक प्रीस्ट भी आने वाले थे। उसके बाद वो छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो आर्ने डेविड को ऊपर सुलाने ले जाता है। तो आर्ने उसे सुलाकर नीचे आ जाता है। इतने में उस घर में फादर गॉर्डन आते हैं, जो कि डेविड का एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे। ऊपर डेविड देखता है कि कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो वो डर कर बाथरूम के बाथटब में जाकर छुप जाता है और पर्दे लगा लेता है। वो देखता है कि पर्दों के ऊपर किसी के हाथ हैं। तभी उस बाथरूम की शावर अपने आप खुल जाती है और उसमें से खून आने लगता है। इसके कारण डेविड चिल्लाने लगता है। जब सभी ऊपर आते हैं तो डेविड एक कोने में बैठा हुआ था। वो अचानक अपने पापा पर एक कांच के टुकड़े से हमला कर देता है। डेविड को किसी शैतानी शक्ति ने पोजेस कर रखा था। एड और लॉरेन देखते हैं कि डेविड की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वो फादर को उसी घर में एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बोलते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान डेविड बहुत आक्रामक हो जाता है। वो डीमन उन्हें रोकने के लिए उन पर वहाँ रखी चीज़ें गिराने लगता है। एक प्लेट आकर फादर के सर पर लगती है, जिसके कारण एग्जॉर्सिज्म रुक जाता है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान लॉरेन को विजन्स आ रहे थे। वो डीमन बेकाबू हो जाता है और एड पर हमला कर देता है और उसकी छाती पर वार करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल को रोक दूंगा, जिसके कारण एड को हार्ट अटैक आ जाता है। तो आर्ने आकर डेविड को पकड़ता है और उस डीमन से कहता है कि इसे छोड़ दो और मेरा शरीर ले लो। तो वो डीमन आर्ने के शरीर के अंदर चला जाता है और एकदम सब कुछ ठीक हो जाता है दोस्तों। तो अगले सीन में हम लॉरेन को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि एड वहाँ पर एडमिट था। डेविड अब एकदम ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद आर्ने के साथ अजीब चीज़ें होने लगी थी। उसे एक औरत दिख रही थी, जिसके कारण काम पर भी वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। तो उसका बॉस उसे घर जाने के लिए कहता है। डेबी और आर्ने ब्रूनो के घर पर रहते थे, क्योंकि डेबी ब्रूनो के डॉग कैनल में काम करती थी। घर आकर आर्ने देखता है कि ब्रूनो बहुत खुश था और बियर पीते हुए डांस कर रहा था। तो डेबी भी वहीं थी, तो वो भी ब्रूनो के साथ डांस करने लगती है। वो दोनों आर्ने को भी चिल करने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्ने की तो हालत ख़राब थी। तो आर्ने को ब्रूनो में डीमन दिखता है। उसे लगता है कि वो डीमन डेबी को मार देगा। तो आर्ने डेबी को लेकर बाहर भागता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। आर्ने को लगता है कि वो डीमन उस पर भी अटैक कर रहा है, जिसके कारण आर्ने ब्रूनो को नाइफ से मल्टी टाइम स्टैब करके मार देता है। इसके दौरान हॉस्पिटल में एड को होश आता है। तो वो लॉरेन को बताता है कि वो डीमन अब आर्ने के अंदर है। तो लॉरेन पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि ब्रूनो के घर पर कोई ट्रेजेडी हो सकती है। जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो आर्ने रोड पर चल रहा था, पोजेस्ड हालत में। उसके कपड़ों पर खून लगा था। जब पुलिस ऑफिसर उसे आवाज़ मारता है तो आर्ने अपने होश में आता है और कहता है कि शायद मैंने किसी को मार डाला है। अगले सीन में वॉरेंस आर्ने से जेल में मिलने जाते हैं। वो वहाँ उससे बाइबल रीड करवाते हैं, जो कि आर्ने आराम से कर लेता है। तो एड कहता है कि तुम पोजेस्ड नहीं हो, लेकिन डेबी बोलती है कि मैं उसी दिन वहीं थी। ब्रूनो को आर्ने ने नहीं, उस डीमन ने मारा है। तो एड और लॉरेन आर्ने की लॉयर से मिलते हैं, लेकिन वो ये सब बातों में यकीन नहीं करती। तो एड और लॉरेन उसे आज रात अपने डिनर पर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी इन सब बातों में यकीन हो जाएगा। 19 सितंबर 1981 को आर्ने की हियरिंग होती है, जिसमें आर्ने की लॉयर पूरे यकीन के साथ कहती है कि आर्ने उस दिन किसी डीमन पोजेसन में था।
जिसके कारण इसने ब्रूनो को मार डाला। लगता है एड और लॉरेन ने इसे एनाबेल से मिलवा दिया होगा। खैर, लेकिन कोर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। बाहर आकर लॉरेन कहती है कि कोई भी शैतान इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। तो घर जाकर एड और लॉरेन इस केस की टेप को शुरू से सुनते हैं। तो दोस्तों, कहानी जाती है 5 महीने पीछे, जब ग्लैडज़ल फैमिली इस घर में शिफ्ट हुई थी। जब वो उस घर में अपना सामान रख रहे थे तो डेविड को एक कमरे में वाटर वेट मिला। जब वो उस पर लेटता है तो एक शैतान ने उसे अंदर खींचने की कोशिश की। इससे डेविड बच तो जाता है, लेकिन वाटर वेट के पानी की वजह से वहाँ का फ्लोर ख़राब हो जाता है। जब प्रेजेंट में एड और लॉरेन उस फ्लोर को देखते हैं तो लॉरेन कहती है कि ये पानी की वजह से ख़राब नहीं हुआ है। वो घर के नीचे बनी एक छोटी सी जगह में जाती है, वहाँ पर उसे एक विच टोटम मिलता है। तो लॉरेन डेबी को बताती है कि यहाँ किसी ने सैटेनिक रिचुअल्स किए हैं और डेविड को एक कर्स दिया है, जिसके कारण उस डीमन ने डेविड को पोजेस किया और अब वो डीमन आर्ने की इनविटेशन के कारण आर्ने के शरीर के अंदर है। उसी पॉइंट पर फादर गॉर्डन उन्हें बताते हैं कि 10 साल पहले फादर कैस्टर ने रैम कल्ट को एक्सपोज किया था, जो कि ऐसे ही सैटेनिक रिचुअल्स करते थे, लेकिन अब वो रिटायर हैं। शायद हमें उनसे कुछ मदद मिले। तो एड और लॉरेन फादर कैस्टर के घर जाते हैं। वो उन्हें वहाँ वही विच टोटम वाली फ़ोटो दिखाते हैं। तो फादर कैस्टर उन्हें बताते हैं कि यह बहुत ही हाई लेवल का ऑकल्ट है। मैंने ऐसा तो नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता टोटम ज़रूर देख रखा है। वो उन्हें अपने घर में एक बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर ऑकल्ट की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। वो बताते हैं कि मैं 9 सालों से इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहा हूँ। जब रैम कल्ट के लोगों के ऊपर ट्रायल्स हुए थे तो उस टाइम जज की वाइफ प्रेग्नेंट थी। उनका बच्चा 6 हफ्ते पहले पैदा हुआ, जिसका दिल उसके शरीर से बाहर था, और उसकी वाइफ ने भी बाद में सुसाइड कर ली। फादर कैस्टर कहना चाहते थे कि ऐसे कल से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसके नतीजे एड और लॉरेन के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। तभी हमें उस ऑकल्ट लेडी का सीन दिखाया जाता है, जो कि आर्ने की तस्वीर के साथ कुछ सैटेनिक रिचुअल्स कर रही थी। उसी समय वो डीमन आर्ने को जेल में फिर से हॉन्ट करता है। इसका मतलब वो ऑकल्ट लेडी उस डीमन को कंट्रोल कर रही थी। अगले दिन डेबी और डेविड आर्ने से जेल में मिलने जाते हैं। तो आर्ने उन्हें बताता है कि वो शैतान मुझसे कुछ करवाना चाहता है। इधर एड और लॉरेन को सर्जन क्ले का कॉल आता है और वो उन्हें अपने पास बुलाता है। वो बताता है कि 4 महीने पहले 2 लड़कियां गायब हुई थी, केटी और जेसिका, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थी। हमें केटी की लाश मिल गई है, लेकिन जेसिका अभी भी गायब है। हमने उनके घर की तलाशी ली तो हमें ये मिला। वो उन्हें उसी विच टोटम की फ़ोटो दिखाता है। क्ले उन्हें कहता है कि हम इस सैटेनिक कल्ट को पकड़ना चाहते हैं जो ये सब कर रहा है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो लॉरेन उन्हें कहती है कि हमें जहाँ केटी की लाश मिली थी वहाँ ले चलो। तो क्ले उन्हें वहाँ ले जाता है। वहाँ जाकर लॉरेन बोलती है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। लॉरेन अपनी पावर से जो वहाँ हुआ था वो देख पाती है। तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। वहाँ कैटी और जेसिका आते हैं। वो दोनों बहुत खुश होती हैं। जेसिका कैटी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। तो अचानक जेसिका कैटी को नाइफ से मल्टी टाइम स्टैब करके मार देती है, क्योंकि वो डीमन जेसिका को पोजेस्ड कर रखा था। जेसिका कैटी को मारकर वहाँ से भागने लगती है। तो अचानक उसके सामने एक नदी आ जाती है और वो गिरते गिरते बचती है, लेकिन तभी वो डीमन उसे अंदर खींच लेता है। तो लॉरेन को पता चल जाता है कि जेसिका की लाश इस नदी में है। तो पुलिस आकर उस लाश को निकालती है। से वापस आकर एड और लॉरेन एक होटल रूम में रुकते हैं। तो वहाँ उन्हें डेबी का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं बहुत देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। वो डीमन आर्ने को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। तो एड उसे कहता है कि तुम शांत रहो और ये बात जेल के प्रीस्ट फादर न्यूमन को बताओ। तो डेबी ये बात फादर न्यूमन को बताती है। तो फादर न्यूमन आर्ने को होली वाटर दे जाते हैं। आर्ने उस होली वाटर का अपने चारों तरफ घेरा बना लेता है और प्रे करने लगता है। लॉरेन एड को कहती है कि इफ़ इट वाज ए कर्स देन कर्स कैन बी ब्रोकन। मतलब अगर ये एक श्राप है तो इसे तोड़ा जा सकता है। जब मैंने डेविड का एग्जॉर्सिज्म करते समय उसका हाथ पकड़ा था तो मुझे कुछ विजन्स आए थे। मुझे लगता है कि मेरा इन सब से कुछ कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को गहराई में जानने के लिए
वो एक मॉर्ग में जाते हैं। वहाँ लॉरेन एक जेन नाम की बॉडी का हाथ पकड़ती है तो उसे कनेक्शन फील होता है। वो अपने विज़न में खुद को एक अनजान टनल में पाती है जहाँ एक ऑल्टर पर ब्लैक मैजिक का सारा सामान रखा था और वो ऑकल्ट लेडी सैटानिक रिचुअल्स कर रही थी। उसके ऐसा करते ही आर्ने फिर से पोजेस्ड हो जाता है और होली वाटर वाली बॉटल को अपने हाथ में ही तोड़ लेता है। और इंटरेस्टिंग बात यह थी दोस्तों, इधर ऑकल्ट लेडी भी वही सेम एक्शंस कर रही थी। वो उस बॉटल के कांच के टुकड़े से आर्ने को मारना चाहती थी, लेकिन लॉरेन वहाँ ज़ोर से चिल्लाती है जिसके कारण उस लेडी का ब्लैक मैजिक बीच में ही टूट जाता है। तो आर्ने इधर बच जाता है। तो लॉरेन उस लेडी के सामने आती है। कनेक्शन दोनों तरफ से होने के कारण वो लेडी लॉरेन को रोकने के लिए उस मॉर्ग में एक लाश को जिंदा कर देती है ताकि वो लॉरेन पर हमला कर सके। लेकिन ऐन वक्त पर एड उस लाश से लॉरेन का हाथ छुड़वा देता है और कनेक्शन टूट जाता है और वो जिंदा लाश भी दोबारा लाश बन जाती है। तो एड और लॉरेन अपने ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर डेबी और ड्रू उनका इंतज़ार कर रहे थे। ड्रू जो उनका कैमरामैन था। ड्रू एड को एक ब्लैक मैजिक वाली किताब दिखाता है जिसमें श्राप के बारे में लिखा था। श्राप को पूरा करने के लिए एक मर्डर और एक सुसाइड करनी होगी तो श्राप पूरा हो जाएगा। आर्ने एक मर्डर तो कर चुका था, लेकिन अब उसे श्राप को पूरा करने के लिए मरना होगा। इस श्राप को तोड़ने के लिए उस ऑकल्ट लेडी के ऑल्टर को तोड़ना होगा। तो लॉरेन बताती है कि वो ऑल्टर किसी टनल में है। वहाँ मुझे ट्रेन्स की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। आगे सब कुछ लैटिन में लिखा होने के कारण वो उसे नहीं पढ़ पाते। तभी एड को हार्ट अटैक आ जाता है और इसके बाद एड को कमरे में होश आता है। वो देखता है कि घर में कोई नहीं है, लेकिन उसके पीछे वही लेडी खड़ी थी। वो लेडी उसके पीछे वही मॉर्ग वाली लाश को लगाकर चली जाती है। एड उससे हॉली लॉकेट की मदद से लड़ता है तो लॉरेन एड को होश में लाती है। वो लेडी एड को विजन्स दिखा रही थी। होश में आते ही एड को ढूंढने लगता है तो लॉरेन कहती है कि ये फूल यहाँ पर किसने रखे। जब एड उन फूलों को तोड़ता है तो उसके बीच में से वही विश टोटम मिलता है। मतलब उस लेडी का अगला शिकार वॉरेंस थे। तो डेबी तुरंत आर्ने के पास फादर न्यूमन को लेकर जाती है क्योंकि वो लेडी कभी भी आर्ने को मार सकती थी। लॉरेन फादर कैस्नर के पास वो ब्लैक मैजिक वाली बुक ट्रांसलेट करवाने जाती है। एड और ड्रू वो लेडी की जगह का पता लगाने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ऑल्टर फादर कैस्नर के घर के आसपास है। तो वो भी फादर कैस्नर के घर की तरफ निकलते हैं। इधर लॉरेन फादर कैस्नर के घर पर पहुंच जाती है तो फादर कैस्नर उस बुक को पढ़कर बताते हैं कि श्राप को पूरा होने के लिए 3 विक्टिम्स चाहिए। चाइल्ड, लवर एंड द मैन ऑफ गॉड, मीन्स प्योरिटी, लव एंड फेथ। हम जानते हैं दोस्तों, ये काम तो वो लेडी पहले ही कर चुकी है। केटी और जेसिका चाइल्ड, आर्ने लवर और एड मैन ऑफ द गॉड। अब सिर्फ बचा है तो आर्ने का सुसाइड करना। इसके बाद श्राप पूरा हो जाएगा। तो फादर कैस्नर बताते हैं कि मेरी वाइफ ने 1932 में एक बेबी गर्ल को जन्म दिया जिसका नाम था ईस्ला। मेरी वाइफ उसे जन्म देते समय मर गई। इसके बाद मेरी बेटी मेरे साथ इस घर में और इस बेसमेंट में पली बड़ी। जब रैम कल्ट को एक्सपोज करने के बाद मैं उनकी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था तो ईस्ला का इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में आने लगा। देखते ही देखते वो सैटनिस्ट बन गई। तो समझ रहे हो ना दोस्तों, जिस ऑकल्ट लेडी को हम अब तक देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि फादर कैस्नर की बेटी ईस्ला है। तो लॉरेन कहती है कि ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो कैस्नर कहते हैं कि मुझे लगा था मेरी बेटी वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो छोटी थी तो नीचे टनल्स को एक्सप्लोर किया करती थी। उसका ऑल्टर वहीं होना चाहिए। श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उसे तोड़ना होगा। लेकिन इतने में वहाँ ईस्ला आ जाती है तो फादर कैस्नर तुरंत लॉरेन को सीक्रेट डोर से टनल्स में भेज देते हैं। तो ईस्ला बिना सोचे अपने पिता को मार देती है और नीचे जाकर लॉरेन को पकड़ लेती है। लेकिन लॉरेन वहाँ पर पत्थर उठाकर उसके सर पर मारती है और उससे बचकर भागने लगती है। लेकिन ईस्ला अपनी शक्तियों से लॉरेन को विजन्स दिखाती है जिसमें लॉरेन खुद से ही भाग रही थी और खुद को ही मार रही थी। जब एड टनल्स में जाता है तो ईस्ला उसके ऊपर कुछ फूंक देती है और एड को अपने वश में कर लेती है। तो एड हथौड़ा लेकर लॉरेन के पीछे पड़ जाता है तो लॉरेन उसे संभालने में लग जाती है। इतने में ईस्ला अपने सैटानिक रिचुअल्स कंटिन्यू करती है जिससे जेल में वो डीमन आर्ने को फिर से पोजेस कर लेता है
तो फादर न्यूमन तुरंत उसका एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं, लेकिन उस डीमन को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आर्ने वहाँ पड़े कांच के टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेबी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी दौरान लॉरेन बड़ी मुश्किल से एड को होश में लाती है, तो एड उसी हथौड़े से ऑल्टर को तोड़ देता है, जिसके कारण श्राप भी टूट जाता है और आर्ने भी नॉर्मल हो जाता है। श्राप टूटने के कारण ईसला की बॉडी डिफॉर्म होने लगती है, क्योंकि उसने शैतान से एक आत्मा का वादा किया था, तो वो डीमन ईसला की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद 24 नवंबर 1981 को आर्ने को ब्रूनो के कत्ल का दोषी पाया जाता है और उसे सज़ा हो जाती है। तो आर्ने ने जेल में ही डेबी से शादी की और 5 साल की जेल काटने के बाद रिहा हो गया। आज भी वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई दोस्तों, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।